हेलो, हाउ आर यू ऑल। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, आपने सेट्स तो पढ़ा ही होगा, आई होप सबने ही पढ़ा है। तो सेट्स में कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट्स जो फॉर्मूला था हमारा, जैसे यहाँ पर देखो एन ऑफ ए यूनियन बी, याद है। तो दिस इज क्या होता था, ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, तो देखो जरा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो ये पूरा रिप्रेजेंट करता है दिस प्लस दिस, है ना। ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है रीजन। तो इसमें पहले हमने ए को ऐड कर लिया, ए ऐड किया, फिर हमने बी ऐड किया, है ना। तो बट ऐसा करने से क्या हो गया, ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये दो बार ही ऐड हो गया। एक बार तो ये ए की तरफ से ऐड हो गया और एक बार बी की तरफ से ऐड हो गया, है ना। तो वन टाइम एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, तो उसको हटाना भी पड़ेगा। तो माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, इतना हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, मतलब इंक्लूड भी कर रहे हैं, एक्सक्लूड भी कर रहे हैं। अब इतना पार्ट जो है ये तो इंक्लूड हुआ है और ये वाला पार्ट क्या हुआ आपका, एक्सक्लूड हुआ है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम तीन सेट्स के लिए बात कर रहे हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें पहले हमने क्या करा, सेट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, तीन बन जाएंगे, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, तीनों को पहले ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हो गया, ये वाला जो कॉमन पार्ट था ये दो बार ही ऐड हो गया, तो एक बार ही हटा दिया। ये वाला जो कॉमन पार्ट था ये भी दो बार ही ऐड हो गया, एक बार बी की तरफ से एक बार सी की तरफ से, तो एक बार ये भी हटा दिया। सही है, ये वाला जो कॉमन पार्ट था ये भी दो बार ऐड हो गया, एक बार ए की तरफ से और एक बार सी की तरफ से। सही है, तो ये भी एक बार ही हटा दिया। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये जो आपका कॉमन पार्ट था तीनों का, ए बी सी, तीनों का जो कॉमन पार्ट था ये बिल्कुल ही गायब हो गया। बट एक बार तो चाहिए ना, तो वो हमने क्या करा, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने ऐड कर दिया। अब इतना पार्ट तो क्या, ये तो इंक्लूड हुआ है और ये इतना पार्ट एक्सक्लूड हुआ है और ये इंक्लूड हो गया। सो दिस इज इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन। समझ में आ रहा है, आई होप इट इज क्लियर। अब इसी को हम जनरलाइज करते हैं। अब मान लो हमारे पास n सेट्स है, तो n ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन a3 यूनियन ऐसे चलता रहेगा अप टू an। सही है, तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले जितने भी सेट्स पॉसिबल है टेकिंग वन एट ए टाइम, दैट इज समेशन n ऑफ a I टेकिंग वन एट ए टाइम। इस बात का मतलब क्या हो गया, n ऑफ a1 प्लस n ऑफ a2 लाइक दिस, ऐसे ही चल रहा है अप टू n ऑफ an। इस चीज को हमने क्या किया, समेशन फॉर्म में रखा है लाइक दिस। ठीक है, और ये टोटल कितने सेट्स हो जाएंगे, nc1। ठीक है, nc1, n सेट्स हो जाएंगे ना, ये आपके 1 से लेके n तक गए, तो nc1 मतलब n, तो n सेट्स तो इतने बन जाएंगे टेकिंग वन एट ए टाइम। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे हमने दो दो वाले माइनस किए थे, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सेट्स टेकिंग टू एट ए टाइम ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये कितने सेट्स बन जाएंगे आपके, nc2, इतने सेट्स बन जाएंगे। सही है, जैसे यहाँ पे तीन सेट्स थे ना इस वाले केस में, तो 3c2 यानी कि तीन सेट्स बने, एक दो तीन, ये समझ में आ गया। फिर प्लस टेकिंग थ्री एट ए टाइम, तो समेशन n a I इंटरसेक्शन a j इंटरसेक्शन a k, ऐसे कितने सेट्स बनेंगे तीन तीन वाले, nc3, n सेट्स में से तीन ले लो एक बारी में, यानी कि nc3, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपका इंक्लूजन, फिर माइनस किया ये एक्सक्लूजन, देन प्लस ये इंक्लूजन, फिर एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। लास्ट -1 की पावर n-1 इंटू n ऑफ
A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन, ऐसे चलता रहेगा अप टू AN। यहाँ पर भी यू कैन सी लास्ट में ये इंटरसेक्शन, ठीक है, ऐड हुआ है, ठीक है। वो तो अब यहाँ पर ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा वो तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेट्स कितने, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे -1 की पावर ओड आएगी या इवन आएगी, इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पे माइनस आ रहा है या फिर प्लस आ रहा है। आई होप कि ये समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 ऑफ 2, 3, 5। तो पहले हमने लेट से सेट ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है। 1 से 1000 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर्स हो जाएंगे जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो वो 1000/2 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। इंटीजर निकालना ना हमें, तो ये लगा दिया, तो ये हो जाएंगे आपके 500, सही है। लेट से सेट बी, सेट बी क्या है, इंटीजर डिविजिबल बाय 3, ऐसे इंटीजर का सेट है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 333 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा है 333 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो कितना बचेगा, इंटीजर ही आंसर आएगा, तो वो होगा आपका 333, सही है। लेट से सेट बी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, सो 1000 डिवाइडेड बाय 5 20 आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेगा, तो ये 200 ऑलरेडी इंटीजर ही है, तो 200 आ जाएगा, सही है। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये सब निकाल लो। देखो इधर, अब ए यूनियन बी का लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट का यूज हुआ है ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला कितना हो गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है, तो ये तो अभी हमने निकाला है, ये कितना हो गया 500, 333 प्लस 200। ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 and 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स है, ये 3 and 5 से, और ये 2 and 5 से, और ये 2, 3, 5 इन तीनों से, सही है। 2 and 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि 6 से डिवाइड हो जाएंगे, इसका जो एलसीएम होगा 6, सो 1000 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आप देख लो कितना आ रहा है आपका, ये आपका 16, 6, 96, 40 है ना, और कितना हो जाएगा ये आपका 6, 6, 36, तो 166 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 166, तो ये 166 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसी 3 and 5 से डिवाइड होने वाले कितने इंटीजर्स हो जाएंगे। अब इसके लिए हम 3 and 5 का एलसीएम होगा 15, सो 1000 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 15, तो क्या ये पूरा पूरा चला जाएगा आपका, ये कितना हो गया 53, ठीक, और ये 200, ठीक है। तो कंप्लीट तो नहीं जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 3, 6, 18, 2, फिर 3, 6, 18, 66 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, है ना। तो इसका आ जाएगा 66, तो वही लिखा है 66, आगे आप ये खुद कर लेना। 2 and 5 यानी कि 10 है ना, 10 का मल्टीपल हो गया, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 100 आ गया। 2, 3, 5 इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 30, ये 33 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, तो 33 आ जाएगा, सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना है
500 प्लस 333 प्लस 200, इतना तो ये हो गया इंक्लूजन। माइनस 166 माइनस 66 माइनस 100, ये हो गया आपका एक्सक्लूजन। दिस इज व्हाट, इंक्लूजन। और ये क्या हो गया, एक्सक्लूजन। ठीक है, और ये इंक्लूजन। समझ में आ गया भाई? इसको सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी 734। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसी वाले एग्जांपल में इफ आई आस्क यू इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 235, तो जो 235 से डिवाइड नहीं होंगे ऐसे इंटीजर्स निकालो। तो अभी पहले हमने क्या करा कि वो वाले इंटीजर्स निकाले विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट, है ना। तो टोटल में से ये वाला केस माइनस कर दो जो अभी हमने ऊपर निकाला। ठीक है, ऊपर आंसर क्या निकाला था, 734, है ना। 734 निकाला था, ये देखो। तो टोटल है 1000, 1000 में से ये माइनस कर दो 734, आंसर आ जाएगा दिस कम्स आउट टू बी 266। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स A B C D E F G taken all together if neither CAD or nor beg pattern appear। ठीक है, CAD CAD एंड BEG beg, ये पैटर्न नहीं आना चाहिए। तो सारे परमुटेशंस बताने, नंबर ऑफ परमुटेशंस बताने कितने हो सकते हैं। कैड एंड बैग पैटर्न नहीं आना चाहिए जिसमें। ठीक है, टोटली आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स हैं। ठीक है, अब कैड पैटर्न जिनमें आ रहा है उसका मतलब CAD ये एक साथ आएगा। ठीक है, बाकी BFGE। नाउ कंसीडर दिस कैड एज अ सिंगल लेटर। ठीक है, इसको एज अ सिंगल लेटर कंसिडर किया तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 लेटर्स हो गए। तो इससे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, है ना। इनका परमुटेशन कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। फिर ऐसी BEG जहां पर आ रहा है बैग पैटर्न। ठीक है, बैग पैटर्न इसको भी एज अ सिंगल लेटर कंसिडर किया, बाकी आपका बच जाएगा यहाँ पर ACDF, ये भी 5 हो गए, है ना। तो 5 फैक्टोरियल। अब इनको आपस में अरेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये तो बोला ना BEG, है ना, इसी पैटर्न में आना चाहिए BEG, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते आप, तो इसलिए यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। सही है, अब ऐसे वाले वर्ड्स, ऐसे वाले परमुटेशंस जिसमें CAD भी आ रहा है और BEG भी आ रहा है, कैड एंड बैग दोनों आ रहे हैं, तो F बचेगा खाली। तो इसको एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करना है, तो 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? तो ये वाले जो केसेस हैं, दीज केसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में तो ये बोला ना कि कैड और बैग पैटर्न नहीं आना चाहिए। गॉट इट? तो ये नहीं आना चाहिए। अब देखो इधर, मान लिया कि जो सेट A है ये किसको रिप्रेजेंट्स कर रहा है, वर्ड्स हैविंग कैड पैटर्न। सेट B रिप्रेजेंट्स वर्ड्स हैविंग बैग पैटर्न। सही है, क्वेश्चन में क्या बोला, नीदर A नॉर B, नीदर कैड नॉर बैग। ठीक है, तो ये मतलब हो गया N ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? तो इसको बाय डी मॉर्गन्स लो, आई होप याद होगा डी मॉर्गन्स लो, N ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, N ऑफ U माइनस N ऑफ A यूनियन B। ठीक है, नाउ N ऑफ U मतलब ये हो गया टोटल परमुटेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। N ऑफ A यूनियन B का ये फॉर्मूला होता है N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। सही है, नाउ भाई टोटल तो हो गया आपका 7 फैक्टोरियल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई, है ना, कंडीशन वगैरह नहीं लगी।
टोटल 7 लेटर थे तो 7 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं, इतने टोटल परमुटेशन हो सकते हैं। सही है। एन ऑफ ए 5 फैक्टोरियल, एन ऑफ बी 5 फैक्टोरियल अभी ऊपर निकाला था हमने, और कैड एंड बैग जिसमें दोनों पैटर्न आ रहे हैं उसके लिए 3 फैक्टोरियल। सही है। तो डेट इज ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो अब माइनस बाहर था, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर ये होगा आपका प्लस। ठीक है, इसको प्लस कर लेना। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं कनेक्शन यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। सो दिस इज इंक्लूजन, दिस इज एक्सक्लूजन एंड दिस इज इंक्लूजन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ n digit numbers which contains 2 and 7 but not 0, 1, 8, 9। ठीक है, n digit numbers आपको निकालने हैं जिसमें 2 and 7 आने चाहिए बट 0, 1, 8, 9 ये नहीं आ सकते। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स है। एक तो 0 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, 8 एंड 9, मतलब इन चार को तो पहले आप हटा दो। नाउ वी कैन यूज 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 में से 4 तो हट ही गए ना, 6 बच गए। दीज आर टोटल 6 डिजिट्स, इनका हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2 एंड 7 तो पक्का आने चाहिए। सही है, 6 डिजिट्स हैं जिसमें से 2 एंड 7 तो पक्का आने चाहिए। तो पहले हमने निकाल लिए टोटल नंबर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, वी हैव दीज 6 डिजिट्स, इनको यूज करना है। ठीक है, इन 6 डिजिट्स को यूज करना है, रिपीटिशन हो सकती है। ठीक है, तो 6 डिजिट नंबर ही हम बना सकते हैं, तो 6 6 6 टोटल सॉरी n डिजिट नंबर बनाने है ना, रिपीटिशन कर सकते हैं कितनी भी बारी। तो 6 डिजिट्स आपके पास हैं, तो ये n डिजिट्स नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपकी nth प्लेस होगी, दिस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। सही, तो टोटल हो जाएगा 6 की पावर n। इतने टोटल नंबर्स हो जाएंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सही है भाई, ये समझ में आ गया। अब इसमें से तो टोटल हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि 2 एंड 7 तो आने चाहिए। अब इन टोटल में ऐसे नंबर्स भी आ गए है ना जिसमें ओनली 2 है, 7 नहीं है, जिसमें ओनली 7 है, 2 नहीं है, जिसमें 2 एंड 7 दोनों ही नहीं है ना, ऐसे भी तो आप क्या करोगे इसमें, आप टोटल में से हमने ये माइनस किया जिसमें 2 आ रहा है, खाली जिसमें 2 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। ठीक है, 7 नहीं आ रहा। अब टोटल आपके पास पहले 6 डिजिट्स थे, टोटल आपके पास कितने थे, 6 थे। अब ये 7 भी हटा दो तो बच गए आपके पास 5, तो 5 की पावर n हो गई। ठीक है, अब ऐसे वाले नंबर्स जिसमें 2 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, अब ये 2 भी हटा दो, अब ये आपके पास 5 बच गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 टू द पावर n। सही है, फिर माइनस कर देंगे ऐसे वाले नंबर जिसमें 2 एंड 7 दोनों ही नहीं आ रहे। अब 2 भी हटा दो, 7 भी हटा दो, बच गया आपके पास 4, तो ऐसे बन जाएंगे 4 की पावर n। सही है, तो 6 की पावर n, ये इंक्लूजन, माइनस ये आपका हो जाएगा एक्सक्लूजन। ठीक है, 2 टाइम्स 5 टू द पावर n, और माइनस माइनस प्लस 4 टू द पावर n, ये हो जाएगा आपका इंक्लूजन। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। जितना अभी तक हमने पढ़ा है समझ में आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। नंबर ऑफ 11 letter words that can be formed using all the letters of the word examination if alike letters are never together। जो एक जैसे लेटर्स होंगे ना इस वर्ड में एग्जामिनेशन में, वो एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, तो देखो एग्जामिनेशन में वी हैव 2A, AA, NN, II, फिर उसके बाद EXMTO। ठीक है, ये डिफरेंट है।
टोटल 11 लेटर्स हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 लेटर्स हैं। क्या बोला है, जो अलाइक लेटर्स हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो लेट्स से सेट पी रिप्रेजेंट्स वर्ड्स हैविंग ए, ये अलाइक लेटर्स एक साथ आ रहे हैं। क्यू रिप्रेजेंट्स कर रहा है ऐसे वर्ड्स को जिसमें एन ये दोनों अलाइक लेटर्स एक साथ आ रहे हैं। आर रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे वर्ड्स को जिनमें आई एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले केसेस हमें नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है, जिसमें ए मतलब जिसमें अलाइक एक साथ आ रहे हैं वो तो नहीं चाहिए ना। उसने तो क्या बोला है, नेवर टुगेदर, ऐसे वर्ड्स बताओ जिसमें अलाइक लेटर्स एक साथ ना आए कभी भी, ठीक। तो मतलब P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट, यही मतलब होगा इसका, ठीक है। देन इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं N ऑफ P यूनियन Q यूनियन R होल कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर यूनिवर्सल में से क्या होगा, N ऑफ U माइनस N ऑफ P यूनियन Q यूनियन R, ठीक, इतना हो जाएगा। तो N ऑफ U मतलब टोटल परमुटेशन विदाउट एनी कंडीशन। टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं, तो 11 फैक्टोरियल, जिसमें से 2 रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2A है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, 2N है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, 2I है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, सही है। इसका लगा लो फॉर्मूला, N ऑफ P प्लस N ऑफ Q प्लस N ऑफ R, ये इंक्लूजन, फिर माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन Q माइनस N ऑफ Q इंटरसेक्शन R माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन R, ये हो जाएगा आपका एक्सक्लूजन, प्लस N ऑफ P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, सही है, ये हो जाएगा आपका इंक्लूजन। अब आप देखो जरा, ये तो टोटल हो गया आपके पास, है ना। अब ये इसमें क्या है, जैसे P की बात करें तो इसमें A एक साथ आ रहा है, टोटल आपके पास 11 थे, A 2 हटा दिए, बचे आपके पास 9, इसको एज अ सिंगल लेटर भी कंसीडर करना है, तो टोटल आपके पास हो गए 10 लेटर्स, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल, ये तो एज अ सिंगल लेटर कंसीडर हुआ है ना। तो अब इन 10 लेटर्स में आपके पास 2 तो N है, N और 2 I है, तो उसी के लिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आया है, सही है, समझ में आ गया। और ए ये तो अलाइक लेटर्स हैं, इनको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए इंटू 1 समझ लो, समझ में आ गया। तो ऐसे ये 3 है, तीनों के लिए सेम ही आएगा, तो इसलिए 3 कर दिया इंटू 3, सो 3 टाइम्स 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। अब ये इसके लिए भी माइनस ये हो जाएगा 3 टाइम्स। अब P इंटरसेक्शन Q का क्या मतलब है, जिसमें A और A एक साथ है, N एक साथ है, ठीक है। देखो A के लिए हम P ले रहे हैं ना, A के लिए P ले रहे हैं, N के लिए Q ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पर कि P इंटरसेक्शन Q क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P इंटरसेक्शन Q, ठीक। तो इसमें A एक साथ आएंगे, N एक साथ आएंगे, टोटल आपके पास 11 लेटर्स है, 4 हटा दो, बचे आपके पास 7, इनको एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करना है, ठीक है। तो 7 प्लस 1 प्लस 1, ये होगा 9 लेटर्स, तो उसी के लिए लिखा है यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। बच गया आपके पास आई, तो उसके लिए नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, समझ में आ गया। फिर इधर आ जाओ, तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब आपकी बार ए एन आई, ठीक है, ये आना चाहिए। तो टोटल 11 थे, 6 हटा दिए, बचे 5, इनको एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करना है, तो प्लस 3 हो गए 8, है ना। तो 8 लेटर्स को हम ऐसे अरेंज करा सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। अब की बार कोई रिपीट नहीं हो रहा, इनको तो एज अ सिंगल लेटर कंसिडर कर रहे हैं, सही है, तो इतने फैक्टोरियल हो जाएंगे, और इनका आपस में अरेंजमेंट भी 1 फैक्टोरियल होगा, तो बस यही हो जाएगा, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये इंक्लूजन हो गया -3 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये एक्सक्लूजन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये इंक्लूजन हो गया और यहाँ पे -8 फैक्टोरियल, दिस इज एक्सक्लूजन। सही है, तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आई होप कि समझ में आ गया जितना भी पढ़ा। ठीक, तो आगे चलते हैं, चलो ये भी कर ही लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, दैट इज डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट क्या है? एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की। अब डी अरेंजमेंट होता क्या है ये देख लो। Permutations of elements of a set in such a manner that no element appears in its original position. कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप तो ऐसे समझो, जैसे हमने एक सेट लिया और इसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। सही है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने पहले 3 कर दिया, फिर 1 फिर 2। तो क्या ये डी अरेंजमेंट है? यस, इट्स अ डी अरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं है। 3 पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। 1 पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। 2 तीसरी पोजीशन पर आ गया। सो दिस इज डी अरेंजमेंट। 2 1 3, क्या ये डी अरेंजमेंट है? यस, क्योंकि 2 पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया पहली पोजीशन पे। 1 यहाँ था, अब तीसरी पोजीशन पर आ गया। 3 पहले थर्ड पर था, अब सेकंड पर आ गया। ठीक है, तो तीनों मतलब कोई भी एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं है, तो ये डी अरेंजमेंट है। सही है, इधर देखो 3 2 1। अब यहाँ पर ठीक है, 1 पहले फर्स्ट पर था, अब थर्ड पर पहुंच गया। 3 पहले थर्ड पर था, अब फर्स्ट पर पहुंच गया। लेकिन 2 तो अभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही है ना, पहले भी सेकंड पर था और अभी भी सेकंड पर है। तो ये डी अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ डी अरेंजमेंट। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो डी अरेंजमेंट है एन एलिमेंट्स का, उसके लिए आप क्या करोगे, टोटल परम्यूटेशन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन निकाल लो, फिर माइनस करोगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो मतलब पहले तो आपने क्या करा, टोटल निकाल लिया। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो माइनस कर। समझ में आ गया? देखो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला प्रूव करवा रहे हैं। ठीक है, डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला देखो, लेट ए आई जो है, सेट ए आई, ये क्या है, सेट ऑफ परम्यूटेशंस इन विच ith एलिमेंट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सही है, तो पहले तो टोटल, ये टोटल हो गया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। आपके पास n एलिमेंट्स हैं, तो n अरेंजमेंट हो जाएंगे, n फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगे, है ना। फिर माइनस इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एटलीस्ट का यूज हुआ ना, तो इसलिए माइनस n ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ऐसे चलता रहेगा, यूनियन AN। यहाँ तक सही है। अब ये फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, है ना। तो पहले टेकिंग वन एट अ टाइम, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, n कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि n सेट है तो NC1, तो n सेट्स बन जाएंगी टेकिंग वन एट अ टाइम। सही है, अब जैसे इस बात का मतलब क्या हो गया, n ऑफ A1 प्लस n ऑफ A2 प्लस n ऑफ A3, बस ऐसे चलता रहेगा, प्लस n ऑफ AN। ठीक, तो ये कितने इस तरह से सेट्स बन गए, n सेट्स बन गए, डेट इज NC1, ये n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंक्लूजन यहाँ पर।
अब इसमें से माइनस कर देंगे ऐसे सेट्स जिसमें दो एलिमेंट्स अपनी सही जगह जा रहे हैं, अपनी कम से कम दो एलिमेंट अपनी सही जगह जा रहे हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट सही जगह जा रहा था, यहाँ पे दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे करके फिर माइनस करा ये, ठीक है। तो ऐसे कितने सेट्स बन जाएंगे, टेकिंग टू एट अ टाइम NC2, फिर प्लस तीन तीन वाले ये कितने बन जाएंगे NC3, फिर माइनस चार चार वाले वो बन जाएंगे NC4 करके, ठीक है। तो ये आपका ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में -1 टू द पावर n-1 n टाइम्स सभी जितने भी सेट यूज कर रहे हैं सबका इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? अब देखो जरा, यहाँ पर n फैक्टोरियल माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, समेशन, देखो समेशन n ऑफ ai, है ना, ये चीज थी। इस बात का मतलब क्या था कि यहाँ पर ये ऐसे सेट्स हैं जिसमें एक एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जा रहा है। तो अगर एक एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जा रहा है, n में से एक चला गया, बच गए कितने, n-1 एलिमेंट्स, n-1 एलिमेंट्स बच गए और n-1 प्लेसेस, है ना, पोजीशंस बच गई। तो ये n-1 एलिमेंट्स इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। n-1 एलिमेंट्स, n-1 पोजीशन, तो इतने अरेंजमेंट पॉसिबल है, n-1 फैक्टोरियल, सही है। फिर -NC2, मतलब कि दो एलिमेंट तो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जा रहे हैं, बच गए n-2 एलिमेंट्स और n-2 पोजीशन, उनको हम n-2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करा सकते हैं। इतना समझ में आ गया। देन प्लस NC3, मतलब ऐसे, ये क्या NC3 क्या है, मतलब तीन एलिमेंट्स अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जा रहे हैं, बाकी, ठीक है, बाकी का जैसे मर्जी अरेंज करा दो, n-3 एलिमेंट्स बच गए, n-3 पोजीशन बच गई, उनको जैसे मर्जी अरेंज करा लो। समझ में आ गया? तो इस तरह से लास्ट -1 की पावर n-1 NCn। अब NC1 को तो ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल, है ना, इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये n-1 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देन प्लस, ठीक, माइनस है यहाँ पे, सही कर लो, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इसको हटाओ। तो इसको आप लिख सकते हो NC2 को n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। NC3 को लिख लिया n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, ये n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा आपका, सही है, ये कैंसिल हो गया। तो बस ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में NCn, ये तो आपका 1 होता है, ठीक है। तो -1 की पावर n-1 बचेगा। गॉट इट नाउ? तो फाइनली आपके पास ये बचा, यू कैन सी सभी के ऊपर n फैक्टोरियल तो है, तो n फैक्टोरियल तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर नहीं है लास्ट में, तो ये n फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद लास्ट में नीचे चला गया n फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा आपका 1, देन ये सेकंड टर्म माइनस में थी, दिस इज माइनस, सही कर लो इसको, जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं करेक्शन कर लेना, भाई ये आपका माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। जब ये वाला माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपके पास, मतलब पहले तो n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया ना, यहाँ से तो बच गया आपके पास 1, ये -1/1 फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हाफ 1/2 फैक्टोरियल, माइनस प्लस माइनस 1/3 फैक्टोरियल। तो अब ऑल्टरनेटिवली ऐसे चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट -1 की पावर n-1 इंटू 1/n फैक्टोरियल, ठीक। तो यहाँ से n फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया, ठीक, इतना हो गया। मतलब फाइनली ये आपका फॉर्मूला बना किसका, डी अरेंजमेंट का। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डी ऑफ n, यानी डी अरेंजमेंट ऑफ n एलिमेंट्स। फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल
ऐसे ही चलता रहेगा आपका -1 की पावर n-1 इंटू 1/n फैक्टोरियल। गॉट इट। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक वर्ड है हमारे पास स्वॉर्ड, SWORD, ठीक है। क्वेश्चन इज नो लेटर इज इन इट्स ओरिजिनल प्लेस। कोई भी लेटर अपनी ओरिजिनल प्लेस पर नहीं होना चाहिए। तो इस वर्ड में हमारे पास 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो पांचों का डी अरेंजमेंट चाहिए, मतलब D5। फॉर्मूले में लगा दिया हमने 5 फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल। सही है। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1 - 1 ये तो कैंसिल ही हो गया, 1/2 ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे -1/6, 1/4 फैक्टोरियल मतलब प्लस 1/24 माइनस 1/5 फैक्टोरियल मतलब -1/120। इतना हो गया, है ना। तो भाई यहाँ पे एलसीएम लोगे आप, 120 एलसीएम आके इससे कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 60 - 20 + 5 - 1। सॉल्व करो, दिस कम्स आउट टू बी 44। तो आंसर इज कितना, 44। समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को ना ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि 5 बॉल्स है हमारे पास, वी हैव 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 5 बॉक्सेस। 5 बॉल्स डिफरेंट कलर एंड 5 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर, ठीक है। जिस कलर की बॉल्स है उन्हीं कलर के बॉक्सेस। नाउ क्वेश्चन इज नो बॉल इन द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। मतलब ऐसे है, कोई भी 5 कलर की बॉल्स ले ली, लेट्स से रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, और इन्हीं कलर के हमने ले लिए बॉक्स, रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट और ब्लैक, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो भाई जैसे रेड बॉल है वो रेड में नहीं जानी चाहिए, ब्लू बॉल ब्लू में नहीं जानी चाहिए, ग्रीन ग्रीन में नहीं जानी चाहिए, वाइट वाइट में नहीं जानी चाहिए, ब्लैक ब्लैक में नहीं जानी चाहिए। तो वही बोला जा रहा है कि नो बॉल इन द बॉक्स ऑफ इट्स ऑन कलर, यानी सभी का डी अरेंजमेंट है। यू हैव टू फाइंड आउट D5, है ना। तो अभी भी आंसर तो वही रहेगा 44, जैसे अभी किया हमने ऊपर एग्जाम्पल में, है ना। आई होप समझ में आ गया। बस उसी क्वेश्चन को बोलने का दूसरा तरीका है। अब इसी वाले क्वेश्चन को बोलने का एक और तरीका है। यहाँ भी देखो जरा, अगर हमने बोला ए, सेट ए है, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, सेट बी है, इसके अंदर भी 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। x1 x2 x3 x4 x5। सेट बी के अंदर भी 5 एलिमेंट्स है, y1 y2 y3 y4 y5। गॉट इट। So now you have to find the number of 1 1 onto function such that f of xi not equals to f कितना yi for I equals to 1 2 3 4 5। ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है कि x1, इस बात का मतलब क्या है कि जो x1 है आपके पास, x1 y1 के पास नहीं जा सकता, सही है। x2 y2 के पास नहीं जा सकता, x3 y3 के पास नहीं जा सकता, x4 y4 के पास नहीं जा सकता, x5 y5 के पास नहीं जा सकता। गॉट इट। इस बात का ये मतलब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें चाहिए 1 1 ऑन टू फंक्शन, सॉरी नॉट ऑन टू, ओनली 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 फंक्शन चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। आई होप कि 1 1 फंक्शन क्या होते हैं पता होगा आपको, ठीक। तो मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि y2 पर मान लो x1 y2 पे चला गया तो y4 भी y2 के पास चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, फिर तो ये मैनी वन हो जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या हो गया कि ये डी अरेंजमेंट है 5 एलिमेंट्स का। गॉट इट। तो यहाँ भी आपको D5 निकालना है, आंसर तो अभी भी वही रहेगा 44। सो D5, ठीक। फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा 44। तो एक ही क्वेश्चन को बोलने के देखो हमने 3 तरीके बता दिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव अ फंक्शन f, मैपिंग है ये a to a, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन बोलने का मतलब यह है कि फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है,
ठीक है। सेट ए आपको दिया जा रहा है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। द नंबर ऑफ दीज फंक्शंस इन विच एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स हैव सेल्फ इमेज। कम से कम 3 एलिमेंट्स की सेल्फ इमेज होगी, मतलब ये कि कम से कम 3 एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ देखो तो अगर 3 एलिमेंट, पहले हमने बोला एग्जैक्टली 3 एलिमेंट सही जगह जा रहे हैं अपनी, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जा रहे हैं, अब बात उठेगी कौन कौन से 3। आपके पास तो 6 एलिमेंट्स हैं ए के अंदर, है ना, 1 2 3 4 5 6। कौन से 3 अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जाएंगे पता नहीं, तो हमने 3 सेलेक्ट कर लिए, 6C3। 6C3 बोलने से क्या हो गया, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे आ जाएंगे, है ना। तो ये तो 3 अपनी ओरिजिनल प्लेस पे चले जाएंगे। मान लो कि ये सिलेक्ट हो गए 1 2 3, 1 1 के पास गया, 2 2 के पास, 3 3 के पास, बच गए आपके पास 4 5 6। इनका हो जाएगा डी अरेंजमेंट, दैट इज D3। सही है। फिर प्लस करो, जब 4 एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जा रहे हैं तो 6C4, ये तो ओरिजिनल प्लेस पे चले जाएंगे, कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो, बचे 2, उनका हो जाएगा डी अरेंजमेंट। ठीक है। फिर 5 प्लस, अब 5 एलिमेंट अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जा रहे हैं तो 6 में से 5 सेलेक्ट कर लो, मान लो ये 5 सेलेक्ट हो गए पहले। अब एक का डी अरेंजमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई डी अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, बचा 6, तो वो 6 के पास ही जाएगा। सही है। अब 6 के 6 अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जाएंगे। ठीक, तो D3 यानी डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगा लो, ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना ही तो होगा। फिर प्लस 64 इंटू D2 का फॉर्मूला लगा लो, 2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। जीरो अरेंजमेंट, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, D0 का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। और 6 से 6 ये आपका 1 हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 6 से 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो भाई 3 फैक्टोरियल एलसीएम आके ये भी कैंसिल, तो यहाँ से 2 बचेगा, सॉल्व करके देखो आप। ठीक है, इन 64 ये कितना आ जाएगा कैंसिल, ये आपका यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लो, खुद भी कर सकते हो इसको। 64 आई होप कि सॉल्व करना आता होगा। 64 की कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, 64 यानी 62 भी लिख सकते हैं 64 को, देन 6 5 वी गेट 2 3 3 5 15, तो 15 आ जाएगा। एंड इसको सॉल्व करो, कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल 1, तो 15 इंटू 1 ये आपका 0 और यहाँ से आपका 1। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया आपका 63 सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 63 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा आपका, जैसे 6 5 4 ओवर 3 फैक्टोरियल कैंसिल 20, तो 20 इंटू 2 वी गेट कितना 20 इंटू 2, यहाँ तो 40 आ रहा है, हमने यहाँ पे 60 लिखा हुआ है ना। एक बार दोबारा से चेक कर लो, यहाँ पे देखो कितना बचेगा, ये कैंसिल हो गया आपका, तो 1 फैक्टोरियल दिस माइनस 1 बाय 6, 6 एलसीएम आ गया 3 माइनस 1 2, ये तो सही लिखा है। और 6 से 3 आपका 20, 20 इंटू 2 40 आना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 40 कर लो इसको, जो बच्चे PDF डाउनलोड कर रहे हैं करेक्शन कर लो यहाँ पे। 40 प्लस 45 कितना 15 प्लस 1, तो 56 आएगा, इसको सही कर लो 56, तो 56 इज राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। सो भाई ठीक है, आपकी ये P एंड C तो फिनिश। ठीक है, P एंड C खत्म हो गई। आई होप कि समझ में आ गया है सारा। जो नहीं समझ में आया यू हैव ऑप्शन, दोबारा देख सकते हो वीडियो, बट गिव अप नहीं करना है। सही।